हम्म। तो हमें लग रहा है इस समय सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो भी आज का मैसेज पढ़ पाए हैं समय से, वो सभी लोग जो है जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का मुख्य विषय वस्तु जो है ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा सोचते हैं कि सीट अगर ज्यादा होती तो हो जाता, और सीट कम रहती है तो दिक्कत होती है। फिर हम सर पीजीटी पढ़ें कि हायर पढ़ें, कि हम अपना बीएड की तैयारी करें, मतलब वो डिफरेंट चीजों में बहुत परेशान और कंफ्यूज टाइप की स्थिति में रहते हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोग सर हम जॉब अपनी करें कि घर को देखें, घर देखें कि पढ़ाई करें, ये सब बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं। और लोग जो है थोड़ा सा नर्वसनेस फील करते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि जैसे लोग ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, लोग ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, और अपने आप में इस प्रकार की फीलिंग होती है। ठीक है। तो आज हम लोग इसी कड़ी में जोड़ते हुए आज एक ऐसे कैंडिडेट, एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो इन सारे काम को बहुत ही बाखूबी सारी चीजों को मैनेज कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है। और सारी चीजों को ले करके कैसे चली हैं और कैसे, तो एक जीवन वृत्तांत हम लोग सबसे पहले उनका सुनेंगे, पहले उन्हीं की जवानी, और फिर उसके बाद में हम लोग बीच बीच में अपनी चर्चा करेंगे कि कैसे एक कारवां को स्टार्ट किया। लगभग हमें याद है कि 13 जुलाई 2010 के आसपास से अपने मिशन को शुरुआत करके कैसे कैसे अंजाम देते गए और कैसे कैसे चीजें जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में मैं जितनी भी प्रशंसा करूं उतना ही कम है। और स्वागत करते हैं आपका, डॉक्टर सरिता वर्मा जी हैं हमारे साथ में आज जुड़ी हुई हैं, और वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, क्योंकि कारण ये कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी इसमें जुड़े हुए हैं जो उनके बैकग्राउंड में बिल्कुल फिट बैठते हैं, यानी कि उनकी मैरिज भी हुई है, उनके बेबी भी है, सारी चीजें हैं, जॉब भी करती हैं, और वो कैसे ले करके उसको मैनेज की है। ठीक है। तो ये बड़ा जो ट्विस्ट है, मैं आज अपने चैनल पे मैं ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि 47 की जब वैकेंसी थी, और बहुत बड़ी वैकेंसी, उसमें भी मैडम ने क्वालिफाई किया, 46 में भी किया, और फाइनली जब 47 में नहीं सिलेक्शन हुआ था और बहुत ही कम नंबर से रह गई थी, तो बड़ा मतलब एक वो लग रहा था कि मतलब सर इतनी बड़ी वैकेंसी मेरे हाथ से निकल गई, और कैसे, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन फिर जहाँ चाह है वहाँ राह है। 100 सीटों में कैसे मैडम ने फिर अपने आप को बूस्टअप किया और क्वालिफाई किया, और फाइनली फिर जो है अभी जीडीसी का भी ये जीआईसी का निकला, उसमें भी क्वालिफाई किया। तो क्या कैसे कौन सा वो रहा, उसके बारे में आइए हम लोग शुरू करते हैं, समय बिल्कुल ना व्यतीत करते हुए। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सरिता मैम, एक बार फिर से आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं, और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और कैसे अपना, हम लोग सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कैसे आपने ये जर्नी शुरुआत की, और कब आपने ये मन बनाया कि हमको, चूंकि हमें थोड़ा थोड़ा जो याद है कि आप सिविल सर्विसेज की ओर उन्मुख हुआ करती थी, कभी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर कौन सी वो परिस्थितियां बनी, कैसे क्या हुआ और आप इस फील्ड में आ गई, इसके बारे में जरा आप प्रकाश डालें। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और सर 2010 में 29 जून 2010 में मैं डॉक्टर पवन मिश्रा सर के कोचिंग में सबसे पहले मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, और उस समय मैं पीसीएस की क्लासेस किया करती थी सर। लेकिन 2010 में ही सर मेरा जेआरएफ हो गया, तो मुझे नेट तो मेरा पहले से ही था, लेकिन 2010 में सर मैंने जेआरएफ किया, तो सर उसी समय मैंने सोच लिया था कि पीसीएस भी मैंने मेंस दिए, लेकिन मुझे लगा कि फैमिली के साथ साथ थोड़ा पीसीएस की जॉब या पीसीएस का जो प्रिपरेशन है सर, उसको मैनेज करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मुझे लगा हो सकता है जो टीचिंग लाइन है वो मेरे लिए बेटर हो, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट से और महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि जो टीचिंग जॉब होती है वो बेस्ट होती है। तो जब 2012 में सर मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, इसी के साथ साथ सर मेरे पास बीएड था, तो मैं बेसिक एजुकेशन के लिए भी कुछ वैकेंसीज आई, तो मैंने उसमें फॉर्म भर दिया, और भगवान ने साथ दिया, और उस समय मैं बेसिक एजुकेशन में जॉब करने लगी। क्योंकि सर उस समय मुझे ये था कि मुझे जॉब चुनना था या फिर पीएचडी करनी थी, तो फैमिली में भी मुझे यही कहा गया कि जॉब जो है बेस्ट है, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि उस समय सर हायर की वैकेंसीज नहीं आती थी। उस समय बहुत मतलब 1-2 ही बार हम लोग का जीडीसी के एग्जाम्स हुए थे, और सर हायर की वैकेंसीज नहीं आती थी, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं अगर हम बेसिक एजुकेशन ज्वाइन कर लेते हैं, उसी के साथ हम प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो सर मैंने उसी लिए बेसिक एजुकेशन सर किया, और
और उसके बाद सर मैं जॉब करती रही, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मैं लगातार प्रयास करती रही। मुझे लगा कि अगर हम जॉब के साथ साथ तैयारी करेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा सर। तो इसके बाद सर मैंने 2019 में ही LT ग्रेड की वैकेंसीज आई थी, उसमें सर मुझे 111 रैंक जनरल में मिली थी, तो LT ग्रेड भी मैंने मतलब क्वालिफाई किया। और उसी के जस्ट बाद सर मेरा PGT में भी 2020 में मेरा PGT हो गया सर। तो मैंने PGT की जॉब को ज्वाइन किया और LT को, इसके बाद बेसिक एजुकेशन को मैंने ड्रॉप कर दिया। लेकिन मैं प्रयास करती रही, क्योंकि सर जो एक हमारा लक्ष्य होता है, क्योंकि मेरा लक्ष्य था सर कि मुझे हायर में ही जाना है, तो मैंने वहां से सर जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन की, तैयारी की। और आपके चैनल का सर मुझे बहुत सपोर्ट मिला, और खासकर मधु मैम के जो पेपर्स थे जिनको मैंने सॉल्व किया, और एक बार नहीं सर कम से कम सर मैंने पांच बार जो भी मैम के 2012 से लेके 2019 तक के पेपर सर उसपे हैं, उनको मैंने सर कम से कम 20 मतलब 5-6 बार मैंने उनको सॉल्व किया। और सर आपके जो वीडियोस हैं करीब हमें लग रहा है 102-103 के आसपास वीडियोस हैं सर। तो मैं उसको मतलब एक रूटीन में था कि मुझे एक दिन में 5, पहले सर मैं एक दिन में 2 ही 3 देख पाती थी, फिर मैंने उसको रूटीन बना लिया कि मुझे इतनी वीडियोस देखनी है। फिर वो एक मेरी हैबिट्स, मतलब उससे मैंने बेसिक चीजों को बहुत समझा, जो बेसिक चीजें थी वो मैं बहुत अच्छे से समझने लगी। तो मैंने मतलब ये कहिए कि जो PGT में मेरा सिलेक्शन हुआ था, वो मतलब आपके PGT के मतलब जो भी आपके जो उसमें वीडियोस पड़े थे, PGT के सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपके वीडियोस से ही हुआ मेरा। और इसके बाद मैंने PGT की जॉब ज्वाइन करी। इसके बाद ही सर मेरा अभी जो है इसमें जो हुआ विज्ञापन 50 में हो गया, और इसके बाद LT इसमें GIC में भी मैं सर टॉप रैंक रही गर्ल्स में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं सर आपके चैनल का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से सर मैंने आज PGT, हायर और GIC का एग्जाम था। जी सरिता मैम, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़ते हैं और वो एक बार वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद में उनको ये लगता है कि अभी इस वीडियो को मैं क्यों दोबारा देखूं। आप बता रहे हैं कि जो एक वीडियो को 5 बार देखा है, तो ये कैसे संभव, कैसे आपने इंटरेस्ट जगाया और इसको कि 5 बार एक वीडियो को देखना, ये कैसे संभव हो पाया? मतलब मैंने इतना देखा है सर आपके वीडियोस को कि सर अगर आप मतलब कोई भी सर दुर्खायम का वीडियो उठा लेंगे, तो मैं दुर्खायम के हर एक क्वेश्चन को आपने क्या आंसर बताया, उसमें कैसे आपने एक्सप्लेन किया, मैं उसको बता सकती हूँ सर। क्योंकि सर मुझे इसका मतलब ये हो गया कि आपको इस वीडियो से एक बेनिफिट आपको और भी मिला होगा कि जब आप इंटरव्यू में गई होंगी तो आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं हुई होगी। नहीं सर, बिल्कुल सर। अगर मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी सर, मैंने विज्ञापन 47 में, विज्ञापन 46 में, 47 में भी सर मैंने वीडियोस देखे सर, लेकिन मैंने उतना प्रयास नहीं किया। और इंटरव्यू सर बहुत अच्छा भी नहीं हुआ था विज्ञापन 47 में, लेकिन ये था कि सिलेक्शन हो जाएगा सर, क्योंकि सर PGT में हुआ तो मुझे लगा इसमें भी हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत कम मार्क्स से 0.85 मार्क्स से मैं बाहर हूँ। जी बताइए, 0.85 मार्क्स, ये बहुत बड़ी चीज है कि जब आदमी 0.85 मार्क्स से बाहर होता है तो सोचिए वो दिन कितने दिन तक आपको वो चीज जो है बहुत पंच करती रही होगी कि केवल और केवल 0.85 यानी 1 मार्क्स भी नहीं, यानी एक क्वेश्चन की भी वैल्यू नहीं है ना। और चाहते तो आराम से क्वेश्चन 1 नंबर दे करके। जी, लगभग कितना आपको इंटरव्यू में क्या मार्क्स मिला था 47 में? 19 केवल 19 मार्क्स मिले हुए थे। जी, तो देख, और उसके बाद में अभी तो मार्क्स हमें लग रहा है इसमें आया नहीं आपका 51 में। सर अभी मार्क्स नहीं आया सर, अभी 50 वाला नहीं आया, लेकिन हमें आशा है कि 50 में आपको अच्छे मार्क्स मिले होंगे क्योंकि आपने अच्छी प्रिपरेशन की थी, बहुत अच्छा। आप तो एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करें कि ये जो 50 का आपने इंटरव्यू दिया है उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे गए और किस तरीके से आपने उसको टैकल किया? सर जब मैंने पहले वहां पे एंट्री किया तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप 3 मिनट तक बिना रुके हुए जो है आप टीचिंग करिए सर, और अगर कोई चीज गलत हो जाती है तो आप इसे इरेज नहीं करेंगे, मतलब अगर आपने कोई चीज गलत लिखी है तो आप उसको मिटा के दोबारा से सही नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। और सर मैंने अगस्त कॉम्प पढ़ाया था, अगस्त कॉम्प का सर बोर्ड भी काफी बड़ा था, तो अगस्त कॉम्प का सर सारा टॉपिक उसमें आ गया था, जितना भी मतलब अगस्त कॉम्प ने जितनी भी अपनी थ्योरीज थी वो पूरा आ गया था। तो उन्होंने पूरी मैंने थ्योरीज को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद उन्होंने मुझसे उसी क्वेश्चंस को जो मैंने पढ़ाया है कि उससे पूछा। फिर इसके बाद उन्होंने मतलब उसी दिन सर हमारा 5 मई को इंटरव्यू था, और उसी दिन शायद सर कार्ल मार्क्स जी की जयंती थी, शायद 5 मई। क्या? तो जी सर, तो उन्होंने पूछा ये क्वेश्चन, तो सर मुझे फेसबुक पे शायद कोई स्टेटस पे लगाया हुआ था सर, तो मैंने उसी से याद आ गया मुझे, तो मैंने उसका ये रिप्लाई कर दिया, लेकिन मुझे उस चीज की नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैंने स्टेटस या फेसबुक पे देखा था कि आज के दिन जो है कार्ल मार्क्स जी से संबंधित है। फिर इसके बाद उन्होंने अगस्त कॉम्प में ही फिर फ्रांस की रिवोल्यूशन से पूछ लिया, फ्रांस में कितनी क्रांतियां हुई है ये पूछ लिया।
फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था दुर्खाइम का धर्म और रिलीजन क्या है, धर्म और रिलीजन में डिफरेंस क्या है, दुर्खाइम ने धर्म पे काम किया है, रिलीजन पे काम किया हुआ है। मेलिनोस्की के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत सब पूछा था और फिर इसके बाद उन्होंने अल्थुजर के बारे में पूछा, अल्थुजर की कुछ बुक्स के बारे में उन्होंने पूछा था। तो उन्होंने सर मतलब मॉडर्न में भी थोड़ा बहुत पूछा मुझे और जो बेसिक हमारे थिंकर्स थे उन्होंने उससे भी पूछा था। लेकिन सर जब मैं इंटरव्यू दे के आई तो करीब सर 20 से 25 मिनट के बीच, क्योंकि मैं सेकंड कैंडिडेट थी सर, फर्स्ट कैंडिडेट एक थे उनकी जस्ट बाद मेरा था सर, तो सेकंड कैंडिडेट थे सर। उन्होंने काफी देर 20 से 25 मिनट तक मुझसे और सर मतलब इतना मैं नर्वस हो गई थी, सारे जवाब भी दे रही थी सर, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से इंटरव्यू का समय टीचिंग में बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा था तुर्कीम ने धर्म या रिलीजन पे काम किया है सर, तो मेरा जो आंसर था वो मैंने धर्म बताया है। लेकिन वो मतलब जब मैंने बाद में सर्च किया तो मुझे लगा कि रिलीजन है, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंटली धर्म को बताया, लेकिन मुझे लगा कि वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो सर मुझे मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो देख के लगा कि वो सेटिस्फाइड नहीं है सर। तो जैसे ही मैं रूम से बाहर आई, इंटरव्यू देके मैं बाहर आई सर, तो मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत इतना ज्यादा मैं नर्वस हो गई थी कि मुझे लगा कि नहीं होगा, शायद नहीं होगा, क्योंकि सर ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। विज्ञापन 46 भी ऐसे ही, विज्ञापन 47 भी सर, विज्ञापन 50 में भी सर मैं बहुत नर्वस हो गई थी। इंटरव्यू तो शुरू से बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस की वजह से सर मैं नर्वस हो गई। फिर मैं जब बाहर आई, लेकिन सर मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि आने वाली वैकेंसी जो जुलाई में आ रही है मैं उसके लिए प्रॉपर तैयारी करूंगी। सर मैं उसी दिन से आने के बाद से मैंने फिर से सर तैयारी शुरू कर दी थी कि मुझे लगा कि इन केस 1% 2% सर हो सकता है ना हो, तो इस वजह से सर मैंने फिर से तैयारी शुरू कर दी थी कि आने वाली जो वैकेंसी है उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि सर मैंने लगातार इंटरव्यूज दिए, इस बार भी सर मेरे मार्क्स बहुत वैसे मतलब बहुत खराब भी नहीं थी, 69 मार्क्स थे। तो मुझे लगा कि सर हो जाना चाहिए अगर मुझे ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे सर। और इंटरव्यू के लिए सर मैंने पूरी मतलब मेहनत की थी सर, जितना हो सकता है उतना मैंने किया था। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए एक चीज यहाँ लोगों के लिए जो सबसे बड़ी नजीर यही रही है कि आपने 2 बार जब लगातार प्रयास किया था, तो एक मन में जैसे कहते नहीं कि लगातार जब 2 बार इंटरव्यू दे करके आई हो, एक बहुत बड़ी वैकेंसी जब सामने से निकली होती है और लास्ट में जा करके आप क्वेश्चन को थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन पे आपको रिलीजन और धर्म में लेकर के कंफ्यूज कराया जाता है, तो बड़ा वो होता है कि 20 से 25 मिनट इंटरव्यू चला। कभी कभी मन में भी आता है कि इन्होंने पूरे टॉपिक, देखिए आपका जो सबसे प्लस पॉइंट मेरे हिसाब से जो सबसे प्लस पॉइंट रहा कि जब आपसे कहा गया कि एक टॉपिक पढ़ाइए, तो आपने उस टॉपिक को अगस्त कॉम्टे को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। आपने सब कुछ लिख दिया उसी बोर्ड पे, सारी चीजें। इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, ये एक कला होती है। मतलब फ्लो चार्ट से बताया था, फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने समझाया उनकी पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव क्वालिटी, दोनों बुक्स, फिर पॉजिटिव फिलॉसफी में उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, पॉजिटिव क्वालिटी में क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं सर, उसको मैंने पूरा अच्छे से मतलब बोर्ड पे सर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था सर। जी, मतलब वो ये चीज देखिए, बोर्ड हमेशा ये चाहता है कि एक प्रोफेसर हम जिसको सेलेक्ट करके भेज रहे हैं, कल को बच्चों के बीच में जाएगा तो मतलब आप एक आयोग से, एक वो ये होता है कि आप आयोग से आए हुए, आयोग ने आपको, कमीशन ने आपको सेलेक्ट किया है, और कहीं ना कहीं वहां जाने के बाद में जब आप बच्चों के सामने फिर ये वो अपनी बातें बताने लगते हैं और मतलब इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन पढ़ाते नहीं है, एक उनको टैटिक्स नहीं देते हैं, तो फिर मतलब एक वो लगता है कि सर कौन आ गया। लेकिन ये चीज आपका, इसीलिए देखिए जाते ही उन्होंने ये चीज कहा कि आप जाइए और 3 मिनट तक कम से कम आप पूरी चीजें बोलिए, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, सही लिखिए गलत लिखिए फ्लो आउट में। क्यों सही गलत लिखने के लिए कहा कि गलत को भी मिटाना नहीं है, कारण ये था कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि कितना आप अंदर से तैयार हैं, इंटरव्यू की कितनी तैयारी करके। ये चीज तो मैंने देखा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन इंटरव्यू के नाम पर ये सोचते हैं कि भाई हमारी तैयारी तो अच्छी है तो हमें क्या करना है, या हमारे मार्क्स अच्छे हैं, जबकि वास्तव में क्या होता है, पॉइंट के मार्क्स से वहां से व्यक्ति बाहर, जैसे 47 के अंदर में जब मैडम का पॉइंट से बाहर हुआ तो ये लगा कि नहीं, इंटरव्यू को हमें, जब हमने पीजीटी में क्वालिफाई कर लिया ठीक है, लेकिन हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, पॉइंट का मार्क्स तो कुछ भी नहीं होता। और 19 मार्क्स, आज सोचिए जो टॉपर में है उसको एक समय हुआ करता था कि केवल 19 मार्क्स मिले, मतलब ये सोचने वाली बात है। और हमें लग रहा है कि हमारे पास में लास्ट टाइम 26 स्टूडेंट ने जो है दिया हुआ था इंटरव्यू हमारे यहाँ, और शायद ही कोई एक बच्चा रहा होगा जो 20 से नीचे पाया हो, लगभग सभी लोग जो है मतलब पा गए थे नंबर। खाली हमें लग रहा है कि बोधन सिंह लोधा जी वो वेटिंग नंबर 1 में थे, और वो केवल मार्क्स केवल उनको मिला हुआ था शायद 18 या 19, उनकी टंग प्रॉब्लम थी कुछ बोलने में, और इस वजह से हमें लग रहा है कि उनकी दिक्कत थी।
है ना। लेकिन सभी लोग 24-25 इवन यहाँ तक कि सभी को नंबर मिला हुआ था और सभी मतलब क्वालिफाई जितने भी रहे हैं लगभग उसमें 17-18 एस्पिरेंट क्वालिफाई किए। तो अब की बार भी हमें लग रहा है कि जब आप इंटरव्यू दिए तो निश्चित रूप से आपको कम से कम जो यहाँ पर 22-23 क्वेश्चन हम लोग 23-24 नंबर दे रहे थे, इससे नीचे नंबर आपको नहीं मिला हुआ। मुझे पूरा आशा है कि 24-25 के आसपास में नंबर वो देंगे। लास्ट में जो है उन्होंने थोड़ा सा लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो देखिए एक चीज होता है कि एवरेज होता है। हम ही है, मान लीजिए सपोज करिए मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ या आप इतनी देर से, तो कोई ना कोई चीजें वो थोड़ी बहुत चीजें निकल जाती हैं। लास्ट में आदमी बहुत देर तक पजल्ड होने के बाद में चीजें कर दे, तो वो उनको समझ में आ गया कि भाई ये एस्पिरेंट ऐसी है कि पूरी तैयारी अपनी पूरी दम लगा करके आई, इंटरव्यू की तैयारी करके आई है। ऐसा नहीं है कि तैयारी है नहीं, इनकी तैयारी करके देखिए, जब आप कोई तैयारी करके जाता है, कोई भी एस्पिरेंट हो, जितने भी एस्पिरेंट हैं, आज एक टेस्ट जो है, जैसा कि संडे को हम लोग हायर एजुकेशन का टेस्ट देते हैं और सैटरडे को हम लोग पीजीटी का टेस्ट देते हैं। लेकिन जब आप तैयारी करके आते हैं, जब आप पढ़ करके आते हैं कि पूरे वीक पढ़ा और जिद्दोजिहाद में कि अरे भाई चाहे जैसे भी हमें इस बार टेस्ट में बहुत अच्छा लाना है, ये करना, तो वो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत, भले नंबर कम मिले, 2 नंबर 4 नंबर कम मिले, लेकिन वो जो अंदर से कॉन्फिडेंस होता है ना, वो एक अलग बात होती है। जैसे सरिता जी ने जब अभी ये बात बताई कि मैंने तो सब कुछ बढ़िया किया और लगभग 24 मिनट इंटरव्यू देने के बाद लास्ट के 1 मिनट में ये बातें आई, तो वहां से कोई नर्वसनेस नहीं। ठीक है, उनको लगा कि जब इतनी बड़ी वैकेंसियां थी, कुछ था और वहां पे वो हुआ, तो इन्होंने कहा कि भाई अब तो एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस बन गया है कि अब मैं बहुत अच्छा करने लगी हूँ, और हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर मुझे लग जाना है, मुझे अगली वैकेंसी, क्योंकि पहले से ही पता है कि जब वैकेंसी सामने है और आ रही, तो देखिए ये बात सबसे बड़ी पॉजिटिव वाली बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिना वेट किए हुए आपने ये नहीं देखा कि हमारे नंबर 1 नंबर से कम हुए, 2 नंबर से कम हुए, इसमें ऐसा हो गया। जो व्यक्ति 47 की इतनी बड़ी वैकेंसी में ना हुआ हो, इतने अच्छे रैंक से आ जाए और उसके बाद में लगातार कई एग्जामिनेशन क्वालिफाई करे, तो इससे आपको ये लग जाता है कि जब जागो तभी सवेरा, है ना। तो ये सरिता जी ने बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ये वर्क अपना किया हुआ है कि अच्छा लगा जान करके, और आप सब लोगों को भी बहुत ही कह लीजिए कि प्रेरणा इससे लेनी चाहिए कि कम से कम आप किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं। अभी जैसे सुनने में भी आ रहा है कि वैकेंसी लगभग 50 के आसपास में है, 46, 47 या 50 वैकेंसी हो सकती है। तो कई लोग, उनके मेंटल स्टेटस में क्या आ जाएगा, अरे सर 50 वैकेंसी, तो 50 वैकेंसी में हम क्या कर सकते हैं, मतलब उनका एक माइंड सेटअप की 50, अरे भाई आपको सीट तो एक ही लेनी है। जो हमारे टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी टॉप स्टूडेंट हैं, वो सब ये मान के चलिए कि जितने टॉप स्टूडेंट हैं वो सब एक सेंटर पे पहुंच जाते हैं, जिनकी एक कैपेसिटी होती है, जिनका एक मतलब एक कह दीजिए लेवल होता है, वो सब उसी टॉप लेवल पे। आप इतने ग्रुप के अंदर में देखिए 100 बच्चे जुड़ गए मान लीजिए, लेकिन 100 बच्चों में देखिए 10 बच्चों को उंगलियों पे केवल आप गिन लीजिए, वही मेहनत कर रहे हैं। बाकी 90 चाहे जितना आप जान लगा दीजिए, चाहे जितना आप करते रहिए, इंटरव्यू लगवा दीजिए, कुछ भी करा दीजिए, लोग नहीं तैयार होते, क्योंकि वो ये है उनको बूस्ट किया तो वो थोड़ी देर वर्क करने लगे, बूस्ट करने के बाद में फिर से डाउन। अभी मैं कितने विद्यार्थी से कहूंगा कि भाई आपने नोट्स बना लिया, अभी लास्ट टाइम हमारे यहाँ कुछ विद्यार्थी जुड़े हुए थे और उन्होंने क्वालिफाई किया, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हो पाया 1-2 नंबर से, अब क्या हुआ कि अब वो कह रहे हैं सर मैं कैसे दोबारा वीडियो सुन लूं। अभी आपने देखा कि सरिता जी ने एक बहुत ही बेहतरीन बात बताई कि 5-5, 6-6 बार की वीडियो, एक वीडियो 5-5, 6-6 बार, यानी पूरी वीडियो पर इतनी कमांड बन गई कि अगला स्टेप क्या बोलने वाले हैं वो पता चल गया है। बताइए क्या कमांड मतलब है। और जब ये चीज मानिए, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं सर लिखना ना पड़े और हमें कोई नोट्स अवेलेबल हो जाए, अरे भाई किताब कॉपी में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जब आप सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, तभी तो एक मान लीजिए कि आपके अंदर में एक भावना आएगी कि हम भी कभी कुछ मान लीजिए बोलना पड़ा। जैसे ये फ्लो चार्ट बना करके और जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया होगा तो मुझे पूरा एक यकीन है कि एक लुक आया होगा कि देखिए क्या मतलब एक सिस्टम है पढ़ाने का, कि खट से आई सारी बातें लिख करके और उसके बाद में चार्ट पे उतार दिया। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा भाई, और ये सब सारी चीजें देखिए सर, जब जैसे हम जॉब कर रहे हैं या घर के वर्क कर रहे हैं तो मेरे पास टाइम नहीं, खासकर जो मैं लेडीज हैं, महिला टीचर्स हैं, जो भी हैं, महिला जो तैयारियां कर रही हैं, उनके लिए कहना चाहेंगे
कि जो वीडियोज हैं आप उनको घर के काम करते वक्त भी लीड लगा के आप काम कर सकती हैं। जैसे एक बार आपने वीडियोज ऐसे सुन लिया, बैठ के सुन लिया, आपने सब कुछ समझ लिया, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लीड लगा के आप घर के काम भी कर सकती है। उस दौरान भी आप वीडियोस को सुन सकती है, क्योंकि एक बार तो आपने समझ लिया कि उसमें क्या बताया गया है। जैसे मधु मैम ने पेपर सॉल्व करवाए, तो उन पेपर्स को एक बार आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन उसके बाद आप घर के कामों के साथ भी आप उन वीडियोस को देख सकती है। क्योंकि मैं पहले से भी जॉब में रही, जॉब के साथ साथ घर परिवार को मैनेज करना, और हम लोग की जो ज्वाइंट फैमिली, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, प्लस बच्चे के साथ, तो सब कुछ देखने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था कि, लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा कि 2 या 3 घंटे मैं अपनी पढ़ाई के लिए जरूर निकालूंगी। तो जो वीडियोस वगैरह होते थे, कई बार मैं बस से जा रही होती थी या वैन में होती थी, तो मैं उसको लीड लगा के मैं प्रॉपर मतलब ऐसे सुन के काम चला लेती थी। और जब मुझे बुक से पढ़ना होता था तो मैं घर आके आराम से 2 घंटे निकाल के फिर बुक्स, लेकिन मैं पढ़ती जरूर थी। 2 घंटे मैंने हमेशा, क्योंकि जॉब के साथ घर के कामों के साथ थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता था, तो मैं 2 घंटे हमेशा रूटीन में था ये मेरे कि शाम को हम 6 से 7, 7 से 8 2 घंटे पढ़ना, फिर अगर टाइम मैनेज जाएगा तो आगे पढ़ना। तो ये चीज मैंने घर के लिए कर रखी थी। बाकी हम अपने वर्क के साथ साथ, क्योंकि वीडियोस वगैरह या ऐसी चीजें होती है या हम यूट्यूब पे कुछ भी देख रहे हैं, जो भी मुझे पढ़ने संबंधित मटेरियल है, तो एक बार हम मतलब ऐसे पेशेंस के साथ देखें, बाद में हम जिस तरीके से हमारे पास टाइम है उसको मैनेज करते हुए हम कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर ये जो बात बताई है कि कभी भी कोई भी आदमी हो, कोई भी विद्यार्थी कितना तेज क्यों ना, एक बार पढ़ने से नहीं होता है। देखिए एक बार पढ़ने से अगर हो जाता तो हर कोई एक बार पढ़ करके तो इजिली क्वालिफाई कर जाता। एक बार पढ़ने, देखिए जिसके पास प्रॉपर रूप से टाइम है वो कम से कम मान लीजिए कि 2 से 3 बार जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनता है। और इस चीज को मैं कितनी बार अपने वीडियोज के माध्यम से भी बता चुका हूँ। आज फिर से एक अवसर है तो मैं इस पे 2 मिनट के अंदर में बता देता हूँ। सपोज करिए यहाँ कोई लखनऊ नहीं रहता है, मान लीजिए लखनऊ नहीं रहता है और वो आता है कि सर आप लखनऊ हमको घुमा दीजिए। तो फिर हमने क्या किया कि भाई थोड़ा फास्ट मोड में एक स्कूटर लिया और स्कूटर के माध्यम से हमने क्या किया कि सबको स्कूटर पे बैठा लिया और बोला कि चलिए अब आपको ले चलते हैं और फला 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 प्लेसेज हैं उनको आपको घुमा देते हैं। तो जब हम आपको वहां पर ले जाते हैं और घुमाते हैं, एक बार सब जगह घुमा के और समझा करके लाके वापस छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा आपको वहां जाना है, फिर वहां से वहां जाना। अब होता क्या है कि जब आप वहां जाते हैं तो फिर कहते हैं कि सर ने बोला तो था और हम आए भी थे, लेकिन अब यहाँ से राइट मुड़ना है कि लेफ्ट। फिर आप पूछते हैं, निश्चित रूप से पूछते हैं, वहां पर पहुंचते पूछते भैया मैं यहाँ आया था और यहाँ से मुझे ये जाना है। फिर वो पूछते पूछते वहां पर आप पहुंचते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप एक दिन पूछते पूछते पहुंचे, दूसरे दिन पूछते पूछते पहुंचे, तीसरे दिन जब चौथी बार आपको भेजा जाएगा ना तो आप किसी से नहीं पूछेंगे और खटाक से पहुंच करके, इवन कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि आप शॉर्टकट भी उसका निकाल लेंगे कि ये वाला रास्ता जब यहाँ से आता है यही मिलता है तो बीच से भी तो जा करके हम वहीं पहुंच ही जाएंगे। वो क्या होता है, वो आपकी टैक्टिक्स हो जाती है कि जितनी देर से हम रटने की बातें बताते हैं कि आपको ऐसे रटना है, ऐसे लर्न करना है, ऐसे मेमोराइज करना है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है आपको खुद ही ट्रिक पता चल जाता है, अरे सर ऐसा नहीं, ये तो ऐसे करके ऐसे कर ले। देखिए जब अभी लास्ट टाइम जब टेस्ट हो रहा था तो लास्ट में जब उसका सिलेबस चेंज हो गया था तो सिलेबस चेंज होने के बाद में एक बात मैं बार बार ये चीज कह रहा था कि भैया कम से कम एनटीए नेट के प्रीवियस ईयर पेपर को एकदम से आप गांठ बना करके रख लीजिए और एक एक क्वेश्चन को आप रट डालिए, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। और एक बार लगाने से होगा नहीं, कम से कम आप 4-5 बार पढ़िए, एक एक क्वेश्चन पे आप कमांड बनाइए। तो उससे होता क्या है कि चीजें मेमोराइज हो जाती हैं। वो क्या कहते हैं उसको, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें चीजें चली जाती कि हमें आता तो नहीं है लेकिन अंदर से दिल यही गवाही देता है कि होगा यही, ठीक है ना। तो वो जो चीजें होती वो कब आती हैं, जब आप 4 से 5 बार उसको कंप्लीट करते हैं। 4 से 5 बार कंप्लीट करने के बाद में वो चीजें समझ में आती हैं कि होगा यही आंसर, हमें आ तो नहीं रहा लेकिन होगा यही आंसर, क्योंकि हम इतनी बार सुन चुके हैं, इतनी बार वो हो चुके हैं। तो अपने जो ये प्रीवियस ईयर के पेपर कितनी बार लिस्ट भेजी गई है कि कम से कम 10-12 साल के पेपर सॉल्व कराए हैं मैंने, उस पेपर का तो उतना बैकअप आपके पास में होना चाहिए। लास्ट टाइम की टेस्ट सीरीज हो गई, इस समय की टेस्ट सीरीज हो गई, अपने टेस्ट सीरीज को पूरा एकदम सॉल्व करना। अब कई विद्यार्थी मैंने देखा है कि क्या कर रहे हैं, एक लेक्चर गया, पढ़े आराम से तसल्ली से, एक टू टेस्ट हफ्ते में गया, उस टेस्ट को लगा लिए। भैया एक बार टेस्ट करने से और एक बार ऐसे पढ़ लेने से अगर प्रोफेसर बनते ना तो प्रोफेसर बन नहीं गए होते। ये काम तो कोई भी कर लेगा, ये काम तो कोई भी कर लेगा कि एक बार एक लेक्चर सुनना है। आप खुद सोचिए इस बात को कि एक लेक्चर सुनना है और एक संडे को टेस्ट लगा देने से प्रोफेसर बना दिया जाए। क्या लग रहा है अंदर से उचित है? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी। आप खुद भी कहेंगे कि नहीं ये उचित नहीं है।
उसके लिए क्या है कि कई बार चीजों को रिदम में बना, कभी पढ़ करके, कभी नोट्स के माध्यम से, और थोड़ा सा जब आपका जो पीटी एग्जामिनेशन है वो सुनने की प्रक्रिया, सुनने और क्वेश्चन को बार बार सुनने की, ये काम आपको ज्यादा करना। कितने विद्यार्थी हैं अभी यही अपना लेक्चर ही नहीं सुन पाते कि सर वो जो आप भेजते हैं उसी वो टाइम हमारे पास नहीं हो पा रहा है, हम उसको ही नहीं कर पा। तो जब आप वही नहीं सुन पा रहे हैं तो जो आपके पास में 25-50 लेक्चर आपके पास में पड़े हुए हैं जिनको बैकअप में सुनना है, उनको तो आप सुनेंगे ही नहीं। आप सोचिए एक टारगेट है कि 28 से 30 लेक्चर का हमारे पास इंटरनेट का है पूरा पेपर का, उसको कुछ नहीं करना है। डेली अपना खाना बनाते समय ही अगर आपने लगा लिया, या कोई यात्रा के दौरान ही आपने बढ़िया कंफर्टेबल आपने ईयरफोन ले लिया, कंफर्टेबल लीजिए और बहुत ही मध्यम आवाज में कर करके बढ़िया आराम से सुनते हुए चले गए, तो ये काम एटलीस्ट तो हो ही सकता है। जब आप लेकिन कंफर्ट जोन में हो, ऐसी जगह नहीं कि पता लगा कोई घटना दुर्घटना कर ले, जैसे घर में है, अकेले हैं, जहाँ सुरक्षित हैं, दरवाजा बंद है, बैठे हुए हैं, वहां आप सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अपना थोड़ा सा मतलब मैनेज करके। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि थोड़े स्पीकर, छोटे से स्पीकर आते हैं, बगल में रख दिया जाता है, तेज तेज आवाज आती है उस पर, आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिए, उसमें तेज आवाज आने लगती है। हाँ, बस यही होता है कि अपने साथ और लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं तो उस पर ये होता है भैया और लोग हट जाए वहां, क्योंकि कौन उसको सुनेगा, आप ही सुन सकते हैं ना, और तो कोई इसको सुनना पसंद नहीं करेगा। तो भाई ये सेशन में सबसे बड़ी चीज है कि जब शुरुआत हुई थी तो मैडम ने बिल्कुल ही मतलब एक कह लीजिए कि प्राइवेट जॉब के साथ में शुरुआत कर करके, और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप, यानी कि प्राथमिक विद्यालय की अध्यापक, उसके बाद टीजीटी, फिर पीजीटी, फिर उसके बाद में हायर एजुकेशन के 2 इंटरव्यू, फिर उसके बाद में हायर एजुकेशन में फाइनली सिलेक्ट, फिर जीआईसी में। तो कई विद्यार्थियों के मन में ये चीजें आती हैं कि सर पता नहीं होगा नहीं होगा, सीट कम है, सीट ज्यादा है, तो फिर ये होगा वो। आज आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि अगर आपने मेहनत कर दिया है तो निश्चित रूप से होगा। क्या संदेश देना चाहेंगी सरिता मैम इन लोगों को? कोई अपनी तरफ से, कई हमारे विद्यार्थी हैं, और पहले आप अपनी तरफ से संदेश दे लें और फिर उसके बाद में कुछ विद्यार्थी भी आपसे जो कुछ पूछना चाहेंगे। जी अन्नपूर्णा जी पूछिए, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ जी 1 मिनट सरिता मैम को मौका दीजिए, थोड़ा सा बोल लें, उसके बाद में फिर आप अपने क्वेश्चन को करेंगे। जी सर सीट्स मायने नहीं रखती है सर कि कितनी सीट्स आ रही है सर, क्योंकि सर जो जीआईसी सर मैं टॉप रैंक कर रही गर्ल्स में, तो यहाँ जबकि यहाँ पे सर प्री भी था और मेंस भी था, तो सर ऐसा नहीं है कि सीट डिपेंड करती है सर, सीट के ऊपर सर हमारी डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब हमने कितना प्रिपेयर किया हुआ है, हमें कितनी नॉलेज है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं सर, यहाँ पर ये मायने रखता है, हमने कितना अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब हमें अपना बेस्ट देना है सर, और हमें बहुत ज्यादा बुक्स के बोझ के नीचे नहीं दबना है कि हमारे पास आज हमें ये बुक्स ले आनी, फिर हम दूसरी बुक्स ले आएंगे नहीं, इससे कुछ हमारे पास जो भी बुक्स अवेलेबल है, मतलब जो भी हमारे पार्ट्स हैं, जैसे हमारे थिंकर्स का जो भी मॉडर्न थिंकर है या फिर हमारे जो इंडियन थिंकर है, जो भी हमारे थिंकर्स है सर, हमारे पास अगर एक ही बुक्स भी है तो अगर हमने उसको बार बार पढ़ा हुआ है सर, कई बार, क्योंकि हमारे पास सर बुक्स के बोझ नहीं है सर, बस हर पार्ट्स की 1 या 2 बुक्स है, उसी से मैंने तैयारी की है सर। AK तिवारी सर के दोनों पार्ट्स है, उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है सर, मतलब ये मान के चलिए कि सर 15 दिन में मैंने एक बार उसको पढ़ा हुआ है, हर 15 दिन पे मैंने एक बार पढ़ा हुआ है सर। तो जो चीजें हैं मेरे पास, हमको उन्हीं को बार बार रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है। और दूसरी चीज, अगर सर जैसे हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो पेपर सॉल्व करने में जो क्वेश्चन मुझे आते हैं वो क्वेश्चंस मुझे नहीं लिखने हैं, जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते उनका मुझे नोट्स बना लेना है। जैसे मैंने क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा उसको मैंने नोट कर लिया, इसके बाद मैंने 1-2 बार उसको पढ़ लिया तो वो क्वेश्चन मेरा तैयार हो गया सर। क्वेश्चन इसलिए हम तैयार कर रहे हैं इत्तेफाक से, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत ना हो, और कई बार ऐसा होता है 8 से 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं सर, वो चाहे पीजीटी में हो, चाहे वो हमारा हायर में हो या जीआईसी में हो, किसी में भी सर एग्जाम में होता है, तो 5 या 10 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन एटलीस्ट हम गलत ना करें। जी, ये बहुत बढ़िया बात बताया कि देखिए होता क्या है कि आप में से अगर कोई पढ़ा हुआ बंदा, एक ये होता है कि अपना तैयारी कर रहे हैं सर, थोड़ा बहुत लगे हुए हैं, तो उसकी बात नहीं, लेकिन अगर तैयारी किया हुआ बंदा अगर कभी भी नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से बाहर होता है तो वो स्वयं कहता है कि सर मेरे 5-6 क्वेश्चन मुझसे आते हुए गलत हो गए। ये बात आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अगर कभी भी कोई बंदा ये कहता है कि मुझे सर 5-6 क्वेश्चन मैं लगा करके गलत कर दी सर, तो इसका मतलब वो सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, बस उनके रियाज में कमी है, उनको आता है, वो मेहनती हैं, वो लेबोरियस हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके रियाज में कमी हुई है, जो प्रैक्टिस है उसमें कमी हुई है।
और प्रैक्टिस क्या है, टाइम मांगता है। अरे भाई किसी चीज को एक बार करना और किसी चीज को 3 बार पढ़ना। तो आप लोगों के पास में जो नोट्स हैं, जो टेस्ट सीरीज हैं, जो मैटर हैं, जो पुस्तकें हैं, वो कहीं से कम नहीं है। बस ये है कि अभी देखिए ए.के. तिवारी जी की बुक को बताया कि भाई 15 दिन में एक बार रिवाइज कर लेती थी। तो अब आप सोचिए कि आप में से कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर मैं 15 दिन में एक बार रिवाइज कर लेती। यहाँ पर एक कैंडिडेट है अन्नपूर्णा जी, अभी लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ कि वो टॉपर लिस्ट में थी। अन्नपूर्णा जी पहली बार पीजी में आई और उसके बाद में पीजी करने के बाद उनके पास ना बीएड था और ना ही जो है उनके पास में कोई एडिशनल डिग्री थी। तो वो ज्वाइन करते समय बोली कि सर हम तो आधे अधूरे मन से शुरुआत कर रहे हैं, चाहते हैं हो जाए, लेकिन क्या सर बिना किसी डिग्री के भी हो सकता है वेटेज? आप सोच सकते हैं, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को पता है कि पीजीटी के अंदर में सिलेक्शन पाना जान लीजिए कि नाको चने चबाने के बराबर में होता है। आप एक बार हायर में सिलेक्शन ले सकते हैं लेकिन पीजीटी में सिलेक्शन नहीं होता है। कारण ये है कि वेटेज वहां मान्य रखता है, 25 नंबर का वेटेज। आप सोचिए 25 मार्क्स ले करके लोग कुंडली मार के बैठ जाते हैं। सर एक बात कहना चाहेंगे, सर मेरे पास कोई वेटेज नहीं था और मेरे 125 में से 119 क्वेश्चन सही थे और जब मैं पीजीटी में सेलेक्ट हुई। हाँ बताइए, कोई बिना वेटेज के। सर ये भी मतलब एक मिसाल देखिए कि जब बिना कोई वेटेज के 190 मार्क्स, अन्नपूर्णा जी अभी बगल में लगी हुई है, वो भी अभी आकर के बातचीत करेंगी, वो 120 मार्क्स यानी 121 थे, बाद में फिर 120, लेकिन 120 मार्क्स सोचिए, इसका मतलब हो गया कि रियाज की पराकाष्ठा होती। अरे भाई 110, 12, 13 तो इसमें अभी मैं कह दूं तो इसमें से बहुत सारे लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब पढ़े लिखे वाले बंदे जुड़े हुए हैं, सब बताएंगे सर 113, 112, 115, 120 ऐसे समथिंग। लेकिन अगर जरा सा भी रुका हुआ है तो वो जो 4-5 मार्क्स था वो इन लोगों ने प्रैक्टिस से जीता है। एक एक किताबें छान मारा, एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ाई लड़ते थे, किताबें ढूंढते थे। कई इसमें से मैंने देखा कि बहुत सारे एस्पिरेंट रहते हैं, वो सर के भरोसे बैठे रहते हैं, सर अब आप भी ढूंढो, आप भी सर्च करो, सर अब हमको क्या करना है। अरे भैया आप भी किताब उठाएंगे और आप भी हमारे साथ में ढूंढेंगे तो आप वाला क्वेश्चन तो मिलेगा, लेकिन उसके अलावा भी 4 क्वेश्चन मिलेगा, वो भी तो मिलना है आपको। तो ये सबसे बड़ी बात रही है। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लगा और इंटरव्यू का सेशन। अन्नपूर्णा मैम अब आप थोड़ा सा फ्री हैं, आप अपने क्वेरी जरूर करिए, क्योंकि अन्नपूर्णा जी अभी लास्ट टाइम आई थी और पहली बार में पीजीटी क्वालिफाई करने के बाद में फिर मैंने उनसे कहा कि मैडम आप जो है एनटीए नेट की तैयारी करिए। अब आप सभी को पता है कि एनटीए नेट की तैयारी, आप में से सभी लोग एनटीए नेट लगभग क्वालिफाई किए हैं, लेकिन जब क्वालिफाई किए हैं तो पता है इस साल भर समझने में लगता है एनटीए नेट क्वालिफाई करने के लिए। आप में से जितने लोग हैं जानते हैं, अन्नपूर्णा जी इकलौती ऐसी एस्पिरेंट रही कि तुरंत ही उन्होंने मतलब फर्स्ट राउंड में एनटीए नेट क्वालिफाई किया और पीजीटी क्वालिफाई करने के बाद अब आप सोचिए, तो इसका मतलब जो भी पढ़ने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो उनके लिए कुछ भी मुश्किल वाला नहीं है, वो नामुमकिन टाइप की कोई चीज नहीं, थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाती है। और उसी तो देखिए सरिता मैम से कुछ क्वेश्चन अन्नपूर्णा जी भी हैं और वो पूछना चाह रही थी, तो अन्नपूर्णा जी स्वागत है, आप सरिता मैम से कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हैं इस समय। प्रणाम सर और मैम आप दोनों को, और मधु मैम को भी प्रणाम। मैम मैं ये पूछना चाहूँ, सबसे पहले तो आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं और हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। आपने एक नहीं 3-3, 4-4 स्टेप मतलब फॉलो किए और उसको बाकायदा एकदम जीत का परचम लहराया है आपने। और मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी मैम कि बहुत से लोग होते हैं अभी हमारे आसपास जो माहौल बना है, प्राइमरी के टीचर बन जाते हैं, वहां पर अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं कि चलो हम बहुत बड़ा मतलब एक सरकारी नौकरी पा गए, और सेम कंडीशन में मतलब आप इसके बावजूद आप 3-3, 4-4 स्टेप और 3-3, 4-4 ग्रेड पे को पास करके और एक सर्वोत्तम ग्रेड पे पहुंच गई हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी मैम कि हम भी मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे आसपास, घर परिवार सब कुछ है, और उसमें से ये होता है कि क्या छोड़े, क्या चुने, क्या करे, क्या मतलब इस तरह की स्थिति हो जाती है। कई बार अपने आप को कंफर्ट जोन में भी रखना चाहते हैं हम लोग, तो ये पैशन कहाँ से लाए, कैसे लाए कि हम फिर से वो एक टाइम था मुझे कि मतलब मेरी नींद 2-2, 3-3 दिन में लगातार सोती नहीं थी, 3-4 बज गए, वीडियो लेक्चर सुना, क्विज बनाए, क्वेश्चन पढ़े, ये सब करके मतलब पीजीटी क्वालिफाई हो गया। अब वो पैशन, वैसे वाला पैशन मेरे अंदर नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जी बिल्कुल आएगा, हमें किसी चीज को नहीं छोड़ना है, ना तो मुझे घर परिवार छोड़ना है, ना मुझे अपनी जॉब छोड़नी है, मुझे कुछ नहीं छोड़ना है, बस
थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज करना है। हमारा भी जिस समय इंटरव्यू हुआ उसमें बोर्ड एग्जाम, हम कॉपी और चेकिंग कर रहे थे उस दौरान, लेकिन क्योंकि उस समय जब हम 6 बजे घर पहुंचते थे, आलोक सर की क्लास 6 बजे शुरू हो जाती थी इंटरव्यू की क्लास, लेकिन कई बार ऐसा होता था हम वैन में रहते हुए भी हमने सर की क्लास करी है। तो कई बार हमें ऐसा होता है कि हमको अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है, और अगर हमने सोच लिया है कि मुझे हायर में जाना है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हम कितनी भी अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, हम कहीं भी हो, लेकिन अगर हमने जो सोच लिया है कि हमारा ये लक्ष्य है, तो हमें घर के काम के साथ साथ हमारा मन उन्हीं चीजों में रखा है कि हमें वहां तक पहुंचना है। वो एक अपने आप जोश आ जाता है कि अगर हमने आगे आने वाली जुलाई में जो वैकेंसीज आ रही है, जब वैकेंसी आ जाएगी, अभी जो लोग मतलब अवेयर है वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब वैकेंसी आ जाएगी तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि बस मुझे यहाँ से निकालना है, मुझे इस जॉब पे अपने लिए पद सुरक्षित करना है। तो अपने आप वो पैशन आता चला जाता है, और हमें थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ता है जॉब के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ। थोड़ा सा अगर हम टाइम मैनेज करेंगे तो श्योर है सफलता जरूर मिलेगी। जी मैम, टाइम मैनेज हो जाता है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास भी फोन कॉल्स कर रहे हैं, पीजीटी वाले, मैंने कह रखा है कि फोन कॉल्स कर लीजिएगा, लड़कियां भी लड़के भी करते हैं, मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट है इसके बाद भी। लेकिन अभी मैं उनको सजेस्ट कर देती हूँ, टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं हम। अगर पैशन हो तो टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल नहीं है। इस तरह से आते जाते आप पीजीटी तक आई हैं, आपने नेट क्वालिफाई किया है मैम, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये पैशन था, तभी आप यहाँ तक पहुंची है, और आगे भी आप पहुंचेंगी। लेकिन क्योंकि आपको जॉब मिल चुकी है तो इस वजह से आप में पैशन नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि हमारा लक्ष्य कुछ और है, हम हैं कहीं अलग लेकिन हमारा लक्ष्य कुछ और है, अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आप वहाँ तक यही देखिए अन्नपूर्णा मैम, जी अन्नपूर्णा मैम, देखिए मैम ने आपको बहुत बढ़िया बात बताई है, लेकिन एक बात हम और भी बता दे रहे हैं कि देखिए जब व्यक्ति के पास में जो एलिजिबिलिटी होती है ना, वो एलिजिबिलिटी हो गई है, आपके पास एक सर्टिफिकेट जो है यूजीसी ने लिख करके दे दिया है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ये लिखा है कि नहीं है? लिखा हुआ है कि अन्नपूर्णा, और नीचे लिखा है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड हैं तो आप प्रवक्ता पे, लेक्चरर पे कैसे? ये सवाल अपने आप से पूछना है आपको कि सर्टिफिकेट जो है हमारे नाम का बना हुआ है, इसमें तो ये लिख करके रखा हुआ है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और हम लेक्चरर में कैसे? ये सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सवाल किसी के लिए नहीं है, ये सवाल आपका अपने उसी सर्टिफिकेट को सामने। आप एक काम करिए, उस सर्टिफिकेट का एक फोटो कॉपी निकलवाइए, ठीक है, और जहां पढ़ने बैठती हैं उसी पे सामने लगाइए, और उस पे एक हाइलाइटर लगाइए जहां पे लिखा हुआ है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो वो जब क्वालिफाइड है, तो जब आप क्वालिफाइड है तो क्यों छोटा काम करेंगी भाई? जब कोई व्यक्ति क्वालिफाइड है तो वो बड़ा काम करेगा ना, और लोगों को भी मौका देना। अब जब सीट खाली करेंगी तब तो जो आपकी छोटी बहनें हैं वो भी तो पीजीटी में जा करके नौकरी करेंगी, हैं? क्या आप नहीं चाह रही हैं कि वो लोग भी अपना कुछ जो है काम चलाएं? हैं? जी सर, तो आपको यही, हाँ, तो आपको यही सोचना है कि भाई ऐसा है कि जो हमारे साथ में लगे हुए लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी हमें मौका देना है। तो ये परचम तो हमने कर दिया, लेकिन अब हमारे पास में चूंकि बड़ी डिग्री है तो अब हमें आगे जाना है, और उन लोगों के लिए भी सीट अपनी खाली करके रखनी है जो अभी वहां तक केवल सोच रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब आप आई हुई थी, मिशन में जुड़ी हुई थी, तो हमें याद है कि आप केवल पीजी की हुई थी, और बहुत ही डरे सहमे, बिल्कुल एकदम इजली आपने शुरू किया हुआ था कि सर अब चलते हैं सर, है ना, किसी तरीके से। लेकिन फिर वो मेहनत आपका ऐसा बढ़ता गया कि फिर आप खुद ही बता रही हैं कि सर फिर हमको तो नींद ही नहीं आती थी, फिर ये हो गया कि अब मिशन पे लग गए तो लग गए, और आपने पहली बार ही तैयारी करके पहली बार में क्वालिफाई किया। और फिर उसके बाद में आपने कहा कि सर आप क्या करें, अब हमारा तो ये सब चल रहा है। तो हमने उसी दौरान ही कह दिया था कि भाई आप नेट दीजिए और नेट हो जाएंगी। देखिए आपने पहली बार में नेट क्वालिफाई किया, और जैसे ही नेट क्वालिफाई किया और इधर तुरंत वैकेंसी आपके सामने आ गई और आप वैकेंसी फिल कर ली। और फिर मैंने कह दिया है कि एक बार अभी लग जाइए आप, तो आपका फर्स्ट राउंड में इसमें भी निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक बार अगर आपका पैशन बन गया और सारी चीजें आपने 6 महीने के लिए छोड़ दी कि ठीक है ये जो सर्टिफिकेट पे लिखा है यू आर क्वालिफाइड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, इस घटना को सही कर देना है, इस बात को, इस वाकया को एकदम सही कर देना है, तो निश्चित रूप से हो जाएगा। क्योंकि देखिए भाई वो जुनून, वो चीजें होनी चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर में होता है वही कर पाता है। मुझे पता है कि जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, चाहे ओम नारायण जी हम यहाँ पर अभी जुड़े होंगे कहीं पे,
और भी बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सब दिन रात एक कर दिए। हमें पता है एक एक मेहनत, ओम नारायण जी इसमें जुड़े हुए हैं, हमें लग रहा है वो इतनी मेहनत कर दी है कि पूछिए मत। एक से एक अभ्यर्थी तो बिना मतलब बता रहे जिनके पास संसाधनों की भी कमी रही है, और ये संसाधन विहीन लोग भी जा करके और इतनी मेहनत केवल मेहनत के दम पे। तो भाई जो लोग कम से कम ये है कि अगर आपको घर में बैठने की जगह है, पढ़ने की जगह है, लाइट की जगह है, तो फिर आप अगर नहीं मेहनत कर पा रहे तो इसका मतलब ये स्थिति हो गई कि वो तो फिर जो है आपको फिर कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम सर वो चाह नहीं रहे, अगर हमें फ्री फंड का मिल जाए तो हम ले लेंगे, हम उस संभाल लेंगे, ठीक है। या अपने आप में एक बना लिए हैं कि नहीं सर मेरे अपनी एक ग्रेविटी बन गई है। किस बात की ग्रेविटी, किस बात का वो हमें। अब देखिए ये एक चीज हमेशा ये मान के चलिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ में जुड़ते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि अगर कोई शिक्षक बढ़िया है ना तो वो रोज फील करता है कि अभी हमको कम आता है। हमको तो कभी कभी जब हम, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं यहाँ पर जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया अपना, और जो कॉलेज ज्वाइन करके और बहुत सारी बधाइयों का तांता, मतलब मुझे एक हफ्ते 15 दिन तक बधाइयों का ही तांता लगा हुआ था। और कॉलेज में पहुंचने के पहले लोग जानने वाले मिल गए, तो मुझे BA 1 की क्लास लेनी थी, जबकि ये पता था कि ये तो मैं करते करते इतना वो हो गया हूँ, इतना आदी हो गया हूँ कि खाली पहुंच जाए तो दिन भर बोले तो बोलने की मतलब जो है चीजों की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे मन में आया, अरे भाई BA के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे ये सब्जेक्ट को टैकल किया जाए। और जानबूझ करके हमारी क्लास ये कहा गया कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और थोड़ा सा उसमें लगा दे। जैसे क्लास में लगा तैसे मैंने कहा, अरे भाई 2 साल का कोरोना, ये तो इंटरमीडिएट पास भी नहीं बच्चे हैं, और इनके सामने जाकर के समाजशास्त्र बोलना, एब्स्ट्रैक्ट साइंस कैसे क्या होगा। बड़ा मतलब उसके लिए मुझे चिंतन करना पड़ा, और कि भाई क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत यहाँ पर जाकर के हाई फाई बातें कर दिए तो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो हमने फिर वहां के लिए प्रिपरेशन की, मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड हुआ मैं, और उसके बाद जाकर के क्लास में जुड़ा। लेकिन उसका नतीजा ये रहा कि बच्चे अपने आप, सर सेकंड ईयर में आप ही पढ़ाइएगा, सर सेकंड सेमेस्टर में आप ही पढ़ाएंगे, अब पक्का बता रहे हैं सर, नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने कहा कहीं कुछ नहीं होगा, अभी तुम पढ़ो, PG तक पढ़ो सब लोग। तो भाई देखिए छात्रों, ये हम सबसे बड़ी चीज ये मानते हैं कि जितना ही आप अगर पढ़ रहे हैं उतना ही बार बार अपने आप को रिवाइज करने की जरूरत है। सरिता जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है, बहुत ही बेहतरीन बात, कि हनुमान चालीसा, अभी हमारे साथ में एक यहाँ पे अभी जुड़े हुए हैं प्रिंस पांडे जी की कहानी आपने सुना होगा, हनुमान चालीसा बना ली है बिल्कुल हनुमान चालीसा की तरह। 15 दिन में, एक हफ्ता में रिवीजन लगा दिया भैया। एक बार जब सुनते हैं तब अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये नहीं लगता हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब क्या बताइए, एकदम मतलब एक डिवाइन जैसा महसूस होता है, अध्यात्म की तरह महसूस होता है कि हम पढ़ रहे हैं। जब लेक्चर सुनने लगे तो एकदम मजा आता था, सुनते रहे, एकदम एंजॉय करते हुए पढ़े। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल यही बात। जब तक नहीं आएगा तब तक कोई भी सफलता, चाहे कितना भी तेज हो कोई, ये चीज मैं भी महसूस कर रही हूँ। नहीं ये और कहीं पैसा नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे अभी भी सवाल, अभी एक जानते हैं वो मुझे तो मैंने बोला कि आप लेक्चर पढ़ ली, तो कह रही है लेक्चर भी छूट गया है, कुछ बुक्स हैं मंगाए वो भी छूट गया, वो भी नहीं पढ़ पाई हूँ, इसके बाद मैं क्या करूँ, इसके अलावा नहीं उसमें कमी हमारी है थोड़ा, उसको मैं अपनी तरफ से कमी मानता हूँ। कारण ये है कि जब आपने PGT क्वालिफाई किया था तो मैं उसी समय बहुत ज्यादा पंप कर दिया था कि नहीं आप नेट क्वालिफाई करिए, और एकदम दिन रात एक हर चीज पे रिपोर्ट रखना, जरा सा नंबर कम हो जाए। अभी हुआ क्या कि मैंने जब इन्होंने क्वालिफाई किया, बहुत मेहनत की, तो मैंने ही कह दिया था कि थोड़ा सा मैम अपना फैमिली को भी समय दीजिए, और थोड़ा सा मतलब अब भाई हो गई हैं, सेलेक्ट हो गई हैं, तो बहुत त्याग आपने किया हुआ। तो वो सब ये जानते हैं, ये जो डायरेक्टर होता है हमारा, वो फिल्म कैसी बननी है वो डायरेक्टर पे डिपेंड करती है, समझ रहे हैं। अब वो बात अलग है कि जो एक्टर हैं वो कहा ना माने तब तो सब बेकार है। भाई आप लोगों में से कुछ लोग हमारा कहा भी मानते हैं, अगर हमने कह दिया ये काम करना है तो करते जरूर हैं। अब वो क्यों करते हैं, कितना मानते हैं, हम तो दूर बैठे रहते हैं, ऐसा थोड़ा। लेकिन ये है कि अभी मैं अगर 4-5 दिन अगर मैं लगातार जो है बात करूं, जो है संडे टू संडे रिपोर्टिंग लेना, कितना नंबर कम हुआ, इस क्वेश्चन पे कैसे क्या हुआ, इस क्वेश्चन को ढूंढ के लाइए, यही सब शुरू कर दिया जाए तो फिर से अपने आप ही ये चीजें शुरू हो जाती। ठीक है, तो थोड़ा सा अब इधर मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई एक सीट तो आपकी एकदम पक्की करनी है ना, पहले से ही सीट पक्की करनी है, तो इसलिए अब हमको रिपोर्टिंग फिर से शुरू करनी पड़ेगी, और रिपोर्टिंग शुरू होते ही आप एकदम लग जाएंगी, क्योंकि फिर वो सवाल जवाब देना और जहाँ ये सब शुरू हो जाता है ना,
जवाबदेही बनती है। देखिए 2 चीजें होती हैं, जवाबदेही जरूरी है। मैं भी बोल कर रिपोर्ट करना जरूरी है कि हमने क्या किया अभी तक, क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 शब्द होते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक अकाउंटेबिलिटी होती है। तो जब व्यक्ति अकाउंटेबल हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी होती है आपकी जवाबदेही। जैसे जब आप नौकरी करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अरे सर मैं कर रहा था, तो घर में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाना बनाया सर नमक तेज हो गया, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर जब आप कहीं बाहर होते हैं तो वहां अकाउंटेबिलिटी होती है। तो जब हम लोग अकाउंटेबल होकर के बिल्कुल लिखा पढ़ी में सारा काम करने लगते हैं, अकाउंटेबल कि सर ये करना है, बिल्कुल ढूंढना है इसको कहीं से कुछ भी, और ये काम इतना, तो अकाउंटेबिलिटी जब अपने आप को लेकर के बन जाती है ना, तो वो व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि ये जो विद्यार्थी हैं, ये जो बातें अभी हुई हैं बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि एक कैंडिडेट जो 0.8 मार्क्स से, यानी 1 मार्क्स से कम में असफल रहा हो, वो भी 273 जैसी वैकेंसी में 46 का वो दे करके बैठा हो, ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, एक और भी नौकरी पीजीटी में इंटरव्यू दे करके सिलेक्ट हो, सब कुछ, और उसके बाद में भी अगर उस व्यक्ति को इंटरव्यू दे करके निकले और फिर कहे लास्ट मोमेंट पे कुछ गड़बड़ हुआ है, अपनी ऐसी तैसी वैकेंसी सामने है, लग जाते हैं। अब आप सोचिए, तो ये बड़ी बात है सर, तुरंत लग गई ना, रिजल्ट का इंतजार नहीं किया मैम ने, एकदम से अपने एडमिशन पे लग गई, पढ़ना है, किया ही नहीं, रिजल्ट का वेट बिल्कुल नहीं किया। मैं उसी दिन से मैंने शुरू कर दिया, जब मैं आई एक दिन रेस्ट लिया, इसके बाद ही मैंने प्रिपेयर शुरू कर दिया था। तो प्रिपेयर ये था कि मुझे बस आगे निकालना ही है उस पोस्ट को, मैंने पहले से ही सोचा था जी। तो ये सचमुच में बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं हमारे, जितने भी इसमें एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, प्लीज सबसे पहले तो वो ये क्लियर कर लें। देखिए स्टेप टू स्टेप होता है सारी चीजें, कभी कभी स्टेप भी फॉलो करते हैं लोग। तो अपने स्टेप में अगर कुछ चीजें आपके पास में, जैसे 2 चीजें होती हैं, मैं कई बार बताया हूं लेकिन हो सकता है ध्यान न दिया। एक होता है ब्रेन, जैसे कह लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग पावर, और एक होती मेमोरी पावर। 2 चीजें होती हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से बताया भी हूँ, अपने बारे में भी बताता हूँ, क्योंकि मैं भी तो विद्यार्थी हूँ कहीं ना कहीं। तो मैंने ये फील किया कि मुझे अंडरस्टैंडिंग वाली चीज तो बहुत अच्छी लगती थी, कोई समझा दे कुछ भी तो सब समझ में आ जाता। लेकिन जब याद करना रहता था तो ये समझ लीजिए कि पसीने छूट जाते थे। अरे हम 10-10 किलोमीटर पैदल अपने कमरे में चलते थे। एक कमरा था, उसमें 10 किलोमीटर अगर हम मोबाइल ट्रैकर लगा दें तो 10 किलोमीटर कमरे में चल जाएं, कॉपी लेकर के रटने के चक्कर में, क्योंकि रटना बहुत दूभर काम था हमारे लिए। सर यही मेरी प्रॉब्लम रहती है सर, हम भी सर रट नहीं पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग तो मेरा सर ठीक है, लेकिन हम रट नहीं पाते हैं सर, ये मेरी सबसे बिग पॉइंट। ये मेरे साथ में भी था। ये मैं अपने लेक्चर में भी बताता हूँ, आप लोग लेक्चर के एक बारीकियों पे ध्यान दीजिए। लेकिन फिर मैं जब पूरा पेपर एनालाइज किया तो मुझे लगा भैया 50% अंडरस्टैंडिंग 50% लर्निंग है। ये सोशियोलॉजी ऐसा है कि 50% अंडरस्टैंडिंग 50% लर्निंग है, और हम आधे काम को अगर कर ले रहे हैं तो आधा काम तो हमारे पास में तो है ही। हमको आधा तो है, समझने वाला एक क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा, और रटने वाले क्वेश्चन पे बिल्कुल सरिता मैम की तरह मैंने वर्क किया था। क्या जितना आता है उसकी ऐसी तरीके, उस क्वेश्चन को मैं देखता ही नहीं था। सर एक क्वेश्चन सर मेरा है, प्लीज सर, हमारा पेपर भी लगा है, जा रहे हैं पेपर देने, तो एक क्वेश्चन सर मेरा है कि जैसे मेरा तो जैसे इंटरनल सर, मुझे फोर्स किसी को करने की आवश्यकता है, मेरा जैसे अंदर से ही रहता है कि मेरा होगा, समय जरूर लगेगा सर लेकिन मेरा होगा, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है। दूसरा सर, कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं कि जैसे ये होता है कि बेटा इस चीज को कर लो, या तुम्हारा कहीं गेस्ट फैकल्टी में हो जाता है, या कहीं अच्छे कॉलेजेस में हो जाता है, तो वहां ज्वाइन कर लो। तो सर क्या ये मेरा डिसीजन ज्वाइन करने का सही रहेगा? अब हम बहुत बड़ी सर आपसे किस कहना चाहेंगे सर, जब मैं इंटरव्यू दे के आई तो मैं इतना परेशान थी, मतलब यहाँ तक कि मैंने रोना शुरू कर दिया था। जब मैं घर पे आई थी मैं इतना परेशान थी कि मैं मतलब रोने लगी थी। तो मेरी जो मदर इन लॉ है, इन्होंने कहा बेटा ठीक है, कोई बात नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, आपको इतनी सारी जॉब्स मिली है, और ये उन्होंने कहा छोड़ दो, अगर इतनी समस्या हो रही है। फिर मैंने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने भी कहा अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही, इतनी परेशानी हो रही तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जहाँ पे हो भी बहुत अच्छी जॉब है। तो मैंने एक चीज उनसे कहा कि आप ये देखिए कि जब मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मेरा एक पूरा ग्रुप था सर, कम से कम 8-10 लोगों का था, जिसमें हम लोग प्रिपेयर किया करते थे। उसमें से केवल सर मैं एक ऐसी कैंडिडेट थी जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया था। तो मैंने ये चीज कही कि आप सोचिए कि 8-10 लोगों के ग्रुप पे मैंने इंटरव्यू दिया है, तो ऐसा कि मैं यहाँ पर आके मैं छोड़ दूं तो मुझे लगता है कि हो सकता है ना हो, लेकिन मैं फिर से एक बार प्रयास करती हूँ। लेकिन सर दुख तो बहुत हुआ, क्योंकि इंटरव्यू दे के, क्योंकि मैं सब, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, तो जब मैं वहां से वापस लौट के आई तो मुझे बहुत दुख हो रहा था।
तब जब घर वालों ने मुझे यह कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि सिर्फ मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ अपने ग्रुप से जो मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इतना इस स्टेज पे आके मैं छोड़ दूं। लेकिन उसी दिन मैंने सोच लिया सर मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं फिर से एक बार दोबारा प्रयास करूंगी। तो ये मैम के लिए मैं स्पेशली कह रही हूँ। चलिए जी संध्या मैम के बहुत बढ़िया, इजाजत दे तो दो शब्द संध्या मैम के कहना चाहूंगी। संध्या मैम इसका एक प्रॉपर आप सुन लीजिए, इसका आंसर बहुत देखिए, हमेशा अपने जीवन में अगर सुखी और संपन्न रहना चाहते हैं, बहुत सुखहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो देखिए 99% पॉजिटिव सोचिए, लेकिन 1% भाई निगेटिव भी तो सोच करके रखिए। क्यों सोचते हैं आप 100%? इतनी बड़ी दिल लगी कौन सी कि केवल 100%? अरे आप रिजल्ट बनाने वाले थोड़े हुए हैं, आप गॉड थोड़े हो गए कि एकदम ईश्वर हो गए। आप अपनी तरफ से प्रयास करते, हमेशा 99% ये सोचिए कि मैं 99%, लेकिन 1% दिल में ये जरूर रखा करिए कि अब क्यों रखा करिए। ये भी कहानी मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि भैया मेरे जानने में एक बंधु किसान का लड़का इतनी मेहनत करके डिप्टी एसपी बना, और उसके बाद में संयोग देखिए कि यहीं पर उसकी ट्रेनिंग चल रही थी लखनऊ में, और उसकी वहीं पर ट्रेनिंग सेंटर में एक महिला मित्र मिल गई, और वो भी जो है एसडीएम थी और संयोग से। और उसके बाद में उन लोगों का ये हुआ कि भाई कहीं अपना साथ में ही जो है अपना रहना शुरू कर दिए, मैरिज कर लिए। और मैरिज करने के बाद में अलग अलग, चूंकि पहली बार ज्वाइनिंग हुई थी तो अलग अलग, उसके बाद में फिर ये हुआ कि अब इन दोनों लोगों का एक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और संयोग देखिए कि वो आ रहे थे और एक एक्सीडेंट में उन दोनों लोगों की डेथ हो गई। अब आप सोचिए, मतलब इस घटना से ये सोचिए कि जीवन में इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं दे देना है नौकरी को, इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं दे देना आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप एकदम होपलेस हो जाएं, आप परेशान हो जाएं। अरे 99% अपनी तरफ से सोचिए, 1% उसको भी छोड़ करके रखिए, वो भी तो कुछ एस्टीमेट बनाया है। सरिता मैम को 46 में सेलेक्ट कर देता तो पीजीटी के वो बच्चे कैसे जान पाते, कैसे इतनी बड़ी कहानी बता पाती। ठीक है, तो वो हमें एक समय होता है, हम कैसे, अब आप सोचिए कि अन्नपूर्णा जी को बहुत सारे लोग जानते हैं, कविताएं लिखती हैं, अच्छा लोग जानते हैं, कैसे जान पाते? अगर वो समय नहीं होता तो फिर वो उतना टाइम नहीं देती, तो वहां टाइम दे रही थी तो वहां जयकारा हुआ, फिर पीजीटी की तो उसमें हो गया। तो डिफरेंट एंगल होते हैं, इसलिए कभी भी जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार हमने बस भैया आर पार की जिंदगी, अब इसी के बाद जिंदगी है, इसी से जीवन है, ये नहीं तो मैं नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। ये केवल होता है, हाँ जैसे अभी आपने कहा कि कई लोग कहते हैं गेस्ट फैकल्टी बन जाओ, कई लोग कहते हैं ये बन जाओ, ये लालच है। ये मैंने देखा, ये मैंने एक्सपीरियंस में अपने देखा कि ये चीजें क्या होता है कि हम कर तो लेते, अगर इकोनॉमिकल कंडीशन, सीधी सी बात, एक सीधा सिस्टम और जवाब यही इतना है, अगर इकोनॉमिकल कंडीशन जीने खाने और पढ़ने भर का जुगाड़ है, जीने खाने और पढ़ने भर का जुगाड़ है, तो अतिरिक्त में लोड नहीं लेना चाहिए जब तक आपका कैरियर नहीं बन जाता। 100 में सीधी बात, एकदम क्लियर। और जब एक बार ये जान लीजिए कि जब आदमी वो आगे बढ़ता है, जब दुनिया जानना शुरू करती है ना, तो बहुत सारे लोग उसके वाले साथ छोड़ देते हैं, रिश्तेदार उसके छोड़ देते हैं। जैसे अन्नपूर्णा जी को जब आज दुनिया जान गई तो बहुत सारे रिश्तेदार उसके पहले छोड़ चुके थे, कहीं भैया ये हमारे घर आती नहीं है, हमको टाइम ही नहीं देती, बात नहीं करती हमसे। तो ये तो जब रचना कर रही है, जब आदमी लिख रहा है, रचना कर रहा है, तो फोन पे थोड़े बतियाएगा। जब सरिता जी ने अपना सारा काम करना शुरू कर दिया तो सारे रिश्तेदारों को थोड़ा सेटिस्फाई कर पाएंगे। अपना परिवार देख रही थी कि चलो परिवार चल जाए, कहीं किसी के यहाँ तो 1 घंटा उपस्थिति बन जाए, इतना करना पड़ता है, ये इतना त्याग। उसके बाद में लेकिन होता क्या है कि कितने लोग ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं कि सर हमारा वो अभी तो ये कौन सा टूर है, वो तो टूर रह ही गया है भाई, वो तो हिमाचल में लोग जा रहे हैं, शिमला में लोग जा रहे हैं, कि फेसबुक पे फोटो आ रहा है, तो भाई वो तो जब आप इधर की तरफ में दिमाग लगाना शुरू करेंगे, है ना, कि टेरिस पे शाम को बैठ करके 1 कप चाय न पिए तो सर दिन नहीं गुजरता, तो फिर आप कहाँ सेलेक्ट हो पाएंगे? ये विद्यार्थी जीवन की निशानी नहीं है। आपको यहाँ प्योर विद्यार्थी एक बार बनना पड़ता है, एक बार आपको बनना पड़ता है। ठीक है, तो भाई आप इतना केवल, जैसे इसका जवाब परफेक्ट जवाब ये, और कभी भी मान लीजिए जैसे इसमें से कई विद्यार्थी ऐसे हैं, कई लड़कियां ऐसी हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको खाना बनाना पड़ता है, जिनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, जिनको कहीं कहीं प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है, या जिनको गवर्नमेंट जॉब। अरे उस दौरान भी इंजॉय करिए। आप ये सोचिए कि 24 घंटा पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार की बातें हो रही, तो होता क्या है उस दौरान आदमी के अंदर में एक चीज आ जाता है कि अरे सर एक ही चीज कितनी बार पढ़े, अरे फ्लेवर चेंज करिए, उतनी देर इंजॉय। जैसे मान लीजिए
आप पढ़ रहे हैं, अब आपके पास में एक काम आ गया, चलो भैया आपकी क्लास लगी है, मैडम मान लीजिए अपने कॉलेज में गई, सब कुछ काम कर लिया, अपनी बैठी हुई रिलैक्स कर रही हैं, उसी दौरान अपना ईयरफोन लगाया, अपना बैठ करके सुन ली, ठीक। अब उस दौरान ही आ गया कि नहीं फलाने नहीं आए, मैडम आपको क्लास लेना पड़ेगा, तो ऑप्शन एक ये है कि आप नाराज हो जाइए और झुंझलाइए और कहिए अरे ये नहीं वो, ऐसा नहीं वैसा, और दूसरा ऑप्शन है कि चलो भाई देख लेते हैं, ठीक है अगली बार देखेंगे। तो आप इसमें काम को जो इंजॉय कर रहा है, एक्चुअल में जो इंजॉय कर रहा है वही सफल होगा। 5वीं बार भी हनुमान चालीसा की तरह पढ़ने में जिसको इंजॉय है कि वाह अब तो बिल्कुल रटा है, अगली लाइन पहले से पता चल रही कि गुरुजी अब यही बोलेंगे। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, अन्नपूर्णा जी जब लेक्चर सुनती थी और जब इनका इंटरव्यू मैंने पीजीटी में कराया था, तो हमको तो एक बार ऐसा पता चला कि ये बिल्कुल डिक्टो वैसे ही बता दी जैसे हमने कहा भाई ये तो मतलब कहीं एग्जाम्पल तक इन्होंने वही दे दिया था। एग्जाम्पल भी हमने कहा अपना एग्जाम्पल कहीं सर एकदम बिल्कुल लाइन एकदम क्लियर है, एकदम रट गया, एकदम कुछ भूल नहीं रहा एकदम। सर नींद में सर अचेतन अवस्था में रहते हैं, तो आप जो लेक्चरवा जो दिए रहते हैं वो माइंड में चलता रहता है। हाँ वो चलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से चलना चाहिए। और आप लोग जो है सभी लोग, हमें लग रहा है कि 9 बज गया है। जी सर वही टेस्ट का टाइम हो गया है और आज्ञा दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। सरिता मैम आई यहाँ पर और इतना बढ़िया मतलब बात हुई और बहुत सारे लोग मैम, थैंक यू मैम, बहुत सारे सवाल जवाब है। लेकिन आज के सेशन में इसी तरीके से हम लोग बीच बीच में मुलाकात करते रहेंगे। जी सर। और आप सर पीजीटी वालों के लिए एक सेशन रखिए, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, मैं फोन पे बात नहीं कर पा रही हूँ सबसे। नहीं तो पीजीटी के लिए भी एक बार हाँ पीजीटी के लिए भी जल्दी से सेशन रख देते हैं। और नहीं होगा तो आई है, सभी लोग काफी लोग परेशान भी हैं, क्या है कैसे है, तो थोड़ा सा एक सेशन रखा जाए सर। जी अगला सेशन हम लोग पीजीटी पे रख करके और उसके बाद ये सेशन में सरिता मैम आई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जो है बहुत सारी अनुभव और बहुत सारी जानकारियां और सारी चीजें। अब ऐसा लगता है, देखिए जब ऐसा होता है कि जब अपने बीच में लोग आकर के आप सर हमको आज्ञा दीजिए, हम जाए पेपर सॉल्व करने के लिए। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम सर। बाय मैम। सरिता मैम बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। मेरी तरफ से और थोड़ा सा मैं एक मार्गदर्शन आपसे ये चाहता हूँ, यदि आप जुड़ी हो, कि थोड़ा सा जो जीएस पोर्शन है उस पे आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, उससे थोड़ा सा एक अपना अनुभव साझा करिए। क्योंकि मेरे साथ ये कि सब्जेक्ट मेरा बराबर सही रहा हमेशा, और मैंने इंटरव्यू भी इसी वजह से देने को हर बार मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जीएस पोर्शन की वजह से सिलेक्शन फाइनली नहीं हो पा रहा है। यदि आप जुड़ी हो तो इस पर थोड़ा सा अपनी बात रखिए। सरिता मैम जुड़ी है? सरिता मैम हट गई क्या? अरे वो मधुसूदन शुक्ला की क्वेश्चन पूछ रहे थे जीएस कि मेरा नहीं हो पा रहा। प्रणाम सर, मधुसूदन सर, मैनपुरा, शायद मैम लेफ्ट कर गई हैं सरिता मैम। चलिए ठीक है, फिर पर्सनली उनसे हम बातचीत कर लेंगे, कोई बात नहीं। धन्यवाद।